ठीक है, देखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ले लेता हूं पहले। ये एक लूप है, इसका लेंथ है L, इसका ब्रेड्थ है B, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी V से जा रहा है। कांस्टेंट ना भी हो जाए, इस टाइम पे इसका वेलोसिटी V है, ठीक है, एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी V है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई कंडक्टर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे बना देता हूं इसको। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर B 0 है, ठीक है। तो तुमसे बच्चों पूछा गया है फाइंड, ऐसे भी दे रखा है, इफ resistance per unit length is lambda, if resistance per unit length is lambda, find value and direction of induced current. If resistance per unit length is lambda, find value and direction of induced current. करो जरा ट्राई बच्चों से। क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और मुझे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है। ये वाली बात मैंने अपने दिमाग में रख करके इस सारे क्वेश्चन को इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, तुम्हें अगर करंट निकालना है तो ईएमएफ जानना पड़ेगा, ईएमएफ जानना है तो फ्लक्स जानना पड़ेगा। फ्लक्स किसी भी टाइम टी पर, ठीक है, कभी भी ऐसे मत कर देना कि फ्लक्स तुम जो है वो, अगर फ्लक्स वेरिएबल हो रहा है तुम उसको कांस्टेंट मत बना देना, क्योंकि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि v का वैल्यू जो है वो लेट से 2t है, तो फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये वाला काम मत करने लग जाना कि 2 सेकंड में पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, 4 आ गई और अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो 0 आ गया एक्सेलरेशन, तो गलत हो जाएगा ना। तो जब भी तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो तुम्हें एज ए फंक्शन ऑफ, मतलब उसको वेरिएबल के फॉर्म में तुम्हें लिखना है, ठीक है। ऐसे मत करना कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल करके वैल्यू को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वैल्यू तो हमेशा 0 निकल करके आएगी ना, चाहे v2t हो चाहे t स्क्वायर हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है रेदर देन वैल्यू को, तो ये वैल्यू मत करना, तो तुम्हें फंक्शन बनाना है फ्लक्स का यहां पर, ठीक है, कि फ्लक्स का क्या फंक्शन होगा बेसिकली, ठीक है। तो देखना जरा कैसे काम करेंगे। फ्लक्स होता है NBA, जब तक वो ऐसे डायमीटर के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, आमतौर पे एंगल 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यही बी का और यही हम एरिया का चूज कर लेंगे। अगर वो रोटेट कर रहा है डायमीटर के अबाउट, तब फिर एंगल का सीन आएगा, वो भी क्वेश्चन करेंगे बाद में। फ्लक्स आ गया NB.A, ठीक है, अच्छी बात है। तो फ्लक्स का वैल्यू जो है वो अगर हम निकालने की कोशिश करें तो n का वैल्यू तो 1 हो गया बच्चों, टर्न तो दे नहीं रखा तो 1 लिख दिया, ठीक है। B का वैल्यू तो B है, ठीक है। अच्छा, एरिया का वैल्यू कितना लिखेंगे? L भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाली बात मैं तुम्हें क्वेश्चन करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन याद है ना, सारी चीजें करवा रखी पहले, कि अगर फ्लक्स इस बड़ी वाली डिस्क में निकालना है तो भी हम एरिया ये वाला ही लेते हैं, क्योंकि बाहर तो B ही नहीं है, तो जिस रीजन में B नहीं है वो वाला एरिया भी नहीं लेंगे। इस रीजन में क्या B है? नहीं है, तो इस रीजन में B है तो इस वाला ही एरिया लेंगे। लेकिन भाई ये एरिया वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये वाली साइड तो ऐसी रहेगी, ये वाली साइड चेंज होगी। और अगर तुमने वैल्यू लिख दी यहां पर, कुछ भी वैल्यू लिख दी, तुम कहोगे सर मान लेता हूं मैं ये वैल्यू P है यहां पर, तो भाई ये P तुम्हारा वेरिएबल होगा, ध्यान रखना, इसको कांस्टेंट मत मान लेना, कहीं डिफरेंशिएशन 0 कर दो, ठीक है। तो अगर वेरिएबल है तो आमतौर पे क्या लेना अच्छा रहता है? X लेना अच्छा रहता है, तो क्योंकि ये साइड वेरिएबल है तो मैंने इसको लिख दिया X, ठीक है। तो X को हम आमतौर पे वेरिएबल से ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो एरिया बच्चों कौन सा लिखोगे? L भी नहीं लिखोगे, कितना लिखोगे? X इंटू में L लिखोगे, एरिया बनेगा LX cos 0, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम्हें बात समझ में आई होगी। अगर तुम्हें फ्लक्स लिखना है तो पहले तो जहां पर जिस एरिया में B नहीं है वो एरिया काउंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ जिस एरिया में B है वही वाला एरिया काउंट होगा, ठीक है। तो अगर वही वाला एरिया काउंट होगा तो ये वाला एरिया हमें काउंट करना है यहां पर, ठीक है। और ये साइड वेरिएबल है, इसको कांस्टेंट मत मान देना, नहीं तो फिर वो डिफरेंशिएशन में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया किसी भी टाइम पे लेट्स से साइड X है, ठीक है। अब ईएमएफ का वैल्यू होगा बच्चों d∅dt, तुम कहोगे माइनस, तो बोर्ड में कभी भी ये मत लिख देना E इज इक्वल टू d∅dt, वहां पे हमेशा माइनस d∅dt लिखना है, नहीं तो आधा नंबर इसी काटते हैं, फॉर्मूला तो गलत लगाया, ठीक है।
आगे नेगेटिव साइन लेना मत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये वाला काम भी नहीं कर सकता कि मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, क्योंकि ये कोई टेक्निकली कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है कि ई का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। बट हम हमेशा जो है वो डी फाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन हम लेंज लॉ से ही निकालने वाले हैं, ठीक है। लेकिन लिखने वैसे लिखना, लिखने को नेगेटिव चलने देना, लेकिन नेगेटिव पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो एनीवेज चलता रहेगा माइनस बी एल, अच्छा बी कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या हो गया, ये dx बाई डी टी एक्स कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो एक्स कैसे बदल रहा है बच्चों, जैसे जैसे बाहर जा रहा है ये, वैसे वैसे तुम्हारा वेलोसिटी जो है वो है ना, ये मतलब जो एक्स जो बदलने का जो रेट है वो वेलोसिटी ही है बेसिकली। dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ही है, ठीक है। ऑल्दो हम यहाँ पर डायरेक्शन लेंस लॉ से निकालने वाले हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन भी निकालता तो यहां पर बच्चों dx बाई डी टी को मैं माइनस का भी लिखता, क्योंकि तुम्हारा जो x है वो डिक्रीज कर रहा है, बट उसकी जरूरत नहीं है, उसमें लफड़े में पड़ना ही नहीं है, इसीलिए हम जो है वो फैराडे से नहीं निकालते हैं डायरेक्शन, क्योंकि ये लफड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। तुम कहोगे सर फैराडे वाला भी ज्यादा मुश्किल तो नहीं था मेथड, तो उससे भी मैं निकाल सकता हूँ, याद है ना, मैंने एरिया का डायरेक्शन एज्यूम किया था, फिर हम करते हैं, तो उसमें इस तरह के लफड़े बन जाते हैं कि यहाँ पे dx बाई डी टी का वैल्यू -1 होना चाहिए, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वो गड़बड़ ना करो तो डायरेक्शन गलत आ सकती है, इसलिए फालतू लफड़ों में पड़ेंगे नहीं, डायरेक्शन लेंस लॉ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको बी लिख दिया है, सिंपली बी एल वी लिख दिया है, साइन वाइन पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो बी एल वी जो है इसका मैग्नीट्यूड निकल करके आ गया ईएमएफ का। अगर हम यहाँ पर बात करें करंट का, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा बी एल वी बाय आर, और रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, करंट होता है आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाय आर, तो ई एम एफ का वैल्यू है बी एल वी, और रेजिस्टेंस हो जाएगा करंट पर यूनिट लेंथ, सॉरी हाँ करंट कह रहा हूं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा था, तो टोटल कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का, लैम्डा इंटू में टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2L प्लस 2B, तो लैम्डा इंटू में 2L प्लस B, ये हो जाएगा करंट का वैल्यू। अच्छा करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बच्चों घट रहा है, क्यों, क्योंकि पहले ज्यादा एरिया यहां पे था, जैसे ये लूप उधर जा रहा है तो कम एरिया में तुम्हारा जो है वो बी आता जा रहा है ना, बी तुम्हारा बी का जिस एरिया में बी है वो एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्लक्स भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे कि फ्लक्स तुम्हारा जो है वो बच्चों डिक्रीज कर रहा है, तो तुम्हारा जो बी इंड्यूस्ड है उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, तो अगर क्रॉस होना चाहिए तो करंट ऐसा होना चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन बच्चों ऐसा आ गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ये, करंट का डायरेक्शन ये। उम्मीद करते हैं तुम्हें दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। और भी कुछ एग्जांपल लेंगे धीरे धीरे, अगर नहीं आई है तो भी बात पकड़ में आ जाएगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो रिगार्डिंग डायरेक्शन और रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड। क्या रेजिस्टेंस वाली चीज कई लोगों को समझ में नहीं आई है, तो रेजिस्टेंस यहां पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना पूरे में, तो रेजिस्टेंस तुम्हें पूरे लूप का लेना है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक आदमी के पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तो 4 आदमी पास कितने होंगे, 40 होंगे। तो अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि 1 मीटर में जो है वो रेजिस्टेंस लैम्डा है, तो इस पूरी लेंथ में कितना होगा 2L प्लस 2B में, तो लैम्डा इंटू में 2L प्लस 2B है ना। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तुम्हें दे रखा है, तो टोटल लेंथ में निकाल लोगे, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ है रेक्टेंगल की, ठीक है। अब तुम ये आर्ग्यू नहीं करोगे सर करंट तो यहां फ्लो करेगा, तो पूरा क्यों लिया भाई, ये तो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। करंट तो पूरा इसमें फ्लो करेगा ना, चाहे यहाँ पे इसके कारण चाहे फ्लक्स चेंज ना हो रहा हो, लेकिन करंट तो पूरे में ही जाएगा, करंट थोड़ी इसमें कम हो जाएगा कुछ, ठीक है। करंट ऐसे थोड़ी करेगा यहाँ से नीचे भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो इमेजिनरी लाइन है तुम्हारी, ठीक है। तो लूप तो ऐसे ही कंप्लीट होगा, तो करंट तो पूरे में सेम ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो पूरा तुम्हें लेंथ लेना है, पूरा तुम्हें ब्रेड्थ लेना है, ठीक है। क्लियर है बात। नहीं, लेकिन ये भी तो लूप का हिस्सा हो गया है ना इसका। तो अगर करंट, तुम बताओ करंट अगर यहां से गया तो फिर आगे जाके करंट कहां जाएगा, जीरो का कैसे हो जाएगा, जीरो थोड़ी होगा आगे जाके करंट, तो वो तो ये तो लूप का हिस्सा है ना, तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, ये फ्लक्स के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तुम ऐसे देखो भाई, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, तुम अगर ऐसे बोलो थोड़ा, हालांकि ये एग्जाम्पल तो ज्यादा बढ़िया नहीं है कि सर जो करंट है वो V बाय R सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर ही होना चाहिए, यहां और यहां तो नहीं होना चाहिए, फिर ये तो अजीब सी बात होगी ना, क्योंकि करंट आएगा तो ऐसे फ्लो तो ऐसे ही करेगा ना, करंट को तो एक क्लोज लूप चाहिए फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर ये मूव करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा,
वो तो बहुत पर्टिनेंट नहीं है, लेकिन तुम बताओ कि क्या मतलब अगर ऐसे करंट फ्लो ऐसे नहीं करेगा तो फिर वो करंट ब्लॉक ही हो गया ना, फिर यहाँ पे करंट जाएगा कैसे? ऐसा भी करेगा करंट कि यहाँ पे गया फिर जाके रुक गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता गया, ऐसा नहीं होगा। तो करंट तो तुम्हारे पूरे लूप में ही फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पूरे का बराबर है ना। करंट को क्या लेना देना है तुम बताओ जरा, अगर तुम इस एंगल सोचो इसको, और अगर तुम इसको डीप में जाके सोचो, करंट को क्या लेना देना है कि वो किसके कारण पैदा हो रहा है? करंट क्या है? बेसिकली चार्ज का मूवमेंट है। तो क्या ये जो वायर है और ये जो वायर है करंट के एंगल से कुछ भी डिफरेंट है? दोनों में करंट के एंगल से कुछ भी डिफरेंट नहीं है। करंट को यहां पे भी उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है और करंट को यहां पे भी उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ठीक है। तो अगर करंट को रेजिस्टेंस उतना ही ऑफर हो रहा है, ये बिल्कुल तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं थोड़ा इसको और उस तरह से समझाऊं, हालांकि डाउट तो जो है वो ऐसे ही है, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि आगे तुम खुद ही इसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई ये फ्लो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। ये तो मैं अगर मैं इसको एनालॉगस वे में बोलूं तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि तुम अगर ऐसे बोलो कि भाई ये पाइप है और यहां से तुम पानी डाल रहे हो, तो तुम ऐसे बोलोगे सर पानी तो सर इस वाले पाइप के कारण आ रहा है, तो आगे वाली पाइप में थोड़ी जाना चाहिए, है ना। पाइप तो इस वाले के कारण करंट आ रहा है तो फिर आगे भाई वो तो फ्लो तो करेगा ना पानी के एंगल से, तो पाइप जैसे आगे पानी, तो यहाँ पे भी उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, यहाँ पे भी उतना ही हो रहा है। हाँ अगर ऐसे कहानी हो कि यहाँ पे भी तुमने ब्लॉक कर दिया, यानी कि तुमने रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दिया, तो फिर ऐसा होगा, फिर तो चार्ज एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसी बात है कि पाइप के इस हिस्से से अगर पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पानी आएगा, पानी तो आगे फ्लो करेगा ही ना पूरा पूरा, और करंट के एंगल से कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें, ठीक है। चले आगे निकाल से सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है इसकी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के होने या ना होने से करंट को क्या फर्क पड़ेगा? करंट तो जो फ्लो कर रही है वो फ्लो करेगी, ठीक है। इतना आएगा कि वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन करंट तो फ्लो करता रहेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। मोशनल ईएमएफ वगैरह में हम देखेंगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो चार्ज हो वो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड ना हो। हाँ ये जरूर है, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स होगा इस वाले वायर के हिस्से पे, ये हम सब आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑल दो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बी नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा लेकिन करंट जरूर होगा, ठीक है। यहां पर वो करंट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाली तार, तो इसमें ऐसे बनेगा ये वाली तार, ठीक है। तो तुम तो ये थोड़ी सी आगे की बात होगी ऑल दो, लेकिन क्योंकि तुमने अराइज कर लिया क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूं, यहां पर जो है करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, यहां पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और यहां पे ऐसा, ये दोनों कैंसल आउट कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, यहां पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, तो टोटल लूप पे जो फोर्स है वो पीछे की तरफ आएगा, आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो एनर्जी डिसिपेट कर रही है, अगर एनर्जी डिसिपेट कर रही है तो इसका वेलोसिटी कम होना चाहिए, तो इसका वेलोसिटी कौन कम करेगा? यही मैग्नेटिक फोर्स कम करने वाला है, तो इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, जो एनर्जी मिलेगी वो लूप के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक से कि इस पे जो है वो मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, और यहां पर मैग्नेटिक, यहां वाले तो कैंसल आउट कर देंगे, और यहां पर एक पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स आएगा जो कि इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। मैकेनिकल एनर्जी कम तो होनी चाहिए ना, अगर मैकेनिकल एनर्जी कम नहीं होगी तो फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिलेगी हमें, है ना। मैकेनिकल ही तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। मेरे ख्याल से सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है, सभी को कोई डाउट तो नहीं है? बाकी चले, चलो देखो जरा। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये हाफ डिस्क है तुम्हारी, ठीक है, चाहो इसको बोल सकते हो हाफ रिंग बोल लो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ रिंग मान लेते हैं, ये हाफ रिंग है तुम्हारी, ठीक है, इस तरह से कंडक्टिंग हाफ रिंग, ठीक है, ये घूम रही है ओमेगा से, ठीक है, इस रीजन में बी है, इस रीजन में बी नहीं है, तो तुम्हें जो ईएमएफ है वो बताना है किसी भी टाइम टी पे कितना होगा। टी इज इक्वल टू 0 पे ये है, जाहिर सी बात है टाइम आगे बढ़ेगा तो ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पे लिखना फ्लक्स, टी इज इक्वल टू 0 मत कर देना कि बोलो सर फ्लक्स का वैल्यू 0 है, क्योंकि जिसमें बी उसमें एरिया नहीं, जिसमें एरिया उसमें बी नहीं है। भाई किसी भी टाइम टी पे करोगे तो थोड़ा आगे मूव कर जाएगा वो, ठीक है, तो फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है, उस तरह से काम करना है तुम्हें, तो फ्लक्स आ जाएगा, फिर ईएमएफ भी आ जाएगा, और फिर तुम्हें ग्राफ भी बनाना है ई वर्सेस टी का। तो ट्राई करो इसको, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, गिव इट अ शॉट। तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या फंक्शन मालूम पड़ गया आज। खैर एनीवेज, देखो किसी भी टाइम टी पे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तुम चाहो तो एक और डायग्राम बना लेना, इसके नीचे बना लेना चाहिए तो, ठीक है, कि अभी ऐसा है थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, इसके नीचे बना लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें दोबारा से ये बी ना बनाना पड़े, तो ऐसा बनेगा डायग्राम, अगर स्पेस है तो तुम्हारे पास, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। एनीवेज
तो अगर तुमने ये किया यहां पर बच्चों, ये ओमेगा से घूम रहा है इस तरह से, तो किसी भी टाइम टी पे ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। इतना एंगल घूम जाएगा ये, है ना, इतना एंगल इस रीजन में आ जाएगा। इस रीजन में तो बी है ना, तो अगर फ्लक्स लिखना पड़ेगा तो कितना लिखेंगे, टर्न तो 1 ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बार बार फ्लक्स को एनबीए लिख रहा हूं, क्योंकि किसी एक दिन टर्न आएगा और तुम उसको भूल जाओगे टर्न को, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए फ्लक्स पे याद ही कर लो एनबीए, एनबी, बीए नहीं एनबीए, ठीक है। एनबीए तो तुम जानते ही हो क्या हो, बास्केटबॉल वाला होता है ना, खैर एनीवेज। तो एन यहाँ पर 1 हो गया, बी का वैल्यू तो बी ही है बच्चों, है ना, और एरिया जो है वो ये होगा, तो पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, ये हो गया एरिया पर यूनिट एंगल, फिर इस एंगल से मल्टीप्लाई कर दो विच इज थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया, थीटा का वैल्यू चाहो तो ओमेगा टी पुट कर दो, नहीं तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा आएगा, ओमेगा टी पुट कर दोगे तब भी उसका डिफरेंशिएशन सेम ही बनेगा। खैर एनीवेज ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा बच्चों, कभी भी मत लिखना, अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, पर तुम कभी मत लिखना बोर्ड में, खासकर वहां पे हमेशा माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। एनीवेज क्योंकि वो आधा नंबर इसी काट देगा नहीं तुम्हारा, तो ये आ गया बी इंटू में पाई, पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है, तो बी आर स्क्वायर बाई 2 और ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ईएमएफ का वैल्यू बच्चों यहां से कितना आ गया, बी आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, तो ये हमारा ईएमएफ का वैल्यू निकल करके यहां से आ गया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 निकल करके आ गया, ठीक है। अब हमें इसे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए देखो कैसे करेंगे। अब ग्राफ देखो इसे कैसा होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी ईएमएफ की, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, कब तक रहेगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, जब तक वो पूरी डिस्क ऐसे नहीं घूम जाती, जैसे ही ऐसे घूम जाएगी, देखो अभी क्या हो रहा है, यहां पे फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि बी तुम्हारा जो ये डिस्क है ये नॉन बी से बी वाले रीजन में एंटर कर रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही ये हाफ डिस्क ऐसे आ जाएगी, उसके बाद जब ये मूव करेगा, मूव तो कर ही रहा है, तो फिर ये यहां से जब ऐसे जाएगा तो इस वाले सिनेरियो में फ्लक्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पे फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो जो तुम्हारा करंट है वो अपना डायरेक्शन बदल लेगा, अभी करंट ऐसा है, बाद में करंट ऐसा हो जाएगा, तो ईएमएफ भी अपना डायरेक्शन बदल लेगा। कहने मतलब यहां से ऐसे जा रही है इधर, तो जो इसका जो करंट है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ऐसे चली गई उसके बाद इधर मूव करेगा ना, जब यहां से ऐसे मूव करेगा इधर, तो फ्लक्स घट रहा है तो बी इसको सपोर्ट करेगा। तो हर टाइम टी, अभी अच्छा ये यहां से ऐसे जाने में कितना टाइम लेगी, टी बाई 2 का टाइम लेगी, ठीक है। तो हर टी बाई 2 टाइम पर जो है ईएमएफ अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, टी बाई 2, और टी क्या है यहां पर 2 पाई बाई ओमेगा, टी का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा है, तो टी बाई 2 पे ये हो जाएगा, फिर टी पे ये हो जाएगा, फिर 3t बाई 2 पे ये हो जाएगा, 2t पे ये हो जाएगा, इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा ये, ठीक है। तो ये एकदम से यहां चला जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ गया फंक्शन, ठीक है, लेकिन इस तरह से कहानी तुम्हारी बनेगी, ठीक है। तो इसको बच्चों तुम लोग नोट कर सकते हो कि इस तरह से तुम्हारा ये कहानी रहेगा, ईएमएफ और टाइम का ग्राफ आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब ये ऐसे से ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट होगा ऐसा, तो ईएमएफ भी ऐसा। फिर जब ये ऐसे हाफ चला गया फिर यहां पे जाएगा तो फ्लक्स घटेगा, क्योंकि वो बी से नॉन बी वाले रीजन में एरिया जा रहा है, तो फिर तुम करंट ऐसा रखोगे ताकि फ्लक्स तुम्हारा इंक्रीज कर सके। तो ऐसा तुम्हारा जो है वो ईएमएफ का वैल्यू कांस्टेंट होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हमने थीटा बनाया, वो थीटा जो है ओमेगा टी था, उसका डिफरेंशिएशन किया तो टाइम का फंक्शन ही नहीं आया, तो ईएमएफ तुम्हारा कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू ये होगी, लेकिन वो अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता रहेगा। तो इसको तुम नोट कर लो बच्चों, और फिर हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज के जल्दी से नोट करो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर हम कर लेते हैं, अभी के लिए बाय बाय फिर।